हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लपेटी हुई तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि वह बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। अब यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी दो शासक हुए उनके बारे में पढ़ा, तो अधिकतर हमने उनकी प्रशासनिक राजनीतिक छवि को ही देखा। एक नई तरह की छवि यहाँ पे राजा की सामने आ रही है, जिसको इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, जो अगली हमारी हेडिंग है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा कर रहा था। यहाँ पे जो हम राजा के बारे में पढ़ेंगे, ऊपर अरविंद जो भूमिका अदा कर रहा था वो किसकी कर रहा था? गुप्त शासक समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक हैं, जिनके दरबारी कवि हैं हरिशेन, जो एक संस्कृत में कविता लिख रहे हैं। कब? 1700 साल पहले। कहाँ पर? इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ मिला, जिसके ऊपर उन्होंने इसको लिखा। अब प्रशस्ति, इस शब्दावली को हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ये बार बार आएगी, तो इसका स्पष्ट हो जाना बहुत ही आवश्यक है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। मतलब प्रशस्ति का क्या अर्थ है? प्रशंसा। जो भी हमको अभिलेख मिलेंगे और अगर वो प्रशस्ति होंगे, तो इसमें जो भी राजा होंगे उनके जो गुण हैं, गुण को प्रशंसा के रूप में दिखाया जाएगा। जैसे अभी ऊपर दिखाया गया कि वो वीणा बजाते थे, कविताएं लिखते थे और अन्य क्रियाएं करते थे, वो प्रशस्ति के रूप में बताई जाएंगी। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। हमने इसको देखा था चैप्टर 10 में कि उनकी माता ने एक अभिलेख स्थापित किया था जिसमें उनके पुत्र के बारे में लिखा गया था। इसको भी एक प्रशस्ति के रूप में देखा जाता है। परंतु अब क्या हो रहा है? गुप्त काल में इसका महत्व बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, अब इसको हम पढ़ते हैं। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, जहाँ यहाँ वैसे ही एक वाक्य के कुछ अंश दिए हैं। अब यह प्रशस्ति में क्या होता था, इसके बारे में बता रहे हैं कि वो योद्धा था, युद्ध जीतने वाला राजा था, विद्वान था, उत्कृष्ट कवि था। इस तरह से भरपूर प्रशंसा की जा रही है। उसको यहाँ तक कि क्या किया जा रहा है? ईश्वर के बराबर बताया जा रहा है। और नीचे हम इसी प्रशस्ति का एक अंश पढ़ेंगे, योद्धा समुद्रगुप्त, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रशस्ति में किस तरह से और किस भाषा का प्रयोग होता था, कैसे लिखी जाती थी और किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। तो ये किस तरह से
उनकी प्रशंसा की जा रही है कि वो कितने महान योद्धा थे। अनेक हथियार से उनके शरीर पे अनेक घाव लगे और वो घाव अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं मानचित्र, मानचित्र 7। इसमें इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये मानचित्र 7 को देख लीजिए और ये जो कलर हैं उनको देख लीजिएगा। ये याद कर लीजिएगा, ग्रीन वाला हो गया, ये पर्पल हो गया, ये स्काई ब्लू, वाइट, और ये जो डॉट हैं रेड, और ये अनेक अनेक जो शहर दिए हैं, आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य और आर्यवर्त। इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे कि अब ये आगे जो हम चर्चा करेंगे वो समझ में आए। हरे रंग से रंगा गया है। मानचित्र गौर से देखो, पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देगा। उसी तरह तुम्हें कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के दिखाई देंगे। ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया कि ये हरा रंग, बैगनी कलर, स्काई ब्लू हो गया इधर, और इधर ये डॉटेड रेड। अब इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट, हरे रंग को क्या बोल रहे हैं? आर्यव्रत। अब उस जो हरे रंग का जो एरिया है इसको आर्यव्रत बोला जा रहा है। यहाँ पे 9 शासक थे, उन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जो आर्यवर्त है, ये जो हरे रंग वाला एरिया है, ये यहाँ पे 9 शासक हैं और इनको क्या किया है? समुद्रगुप्त ने हराने के बाद अपने राज्य में मिला लिया है। इसके बाद दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिए गए हैं। ये दक्षिणापथ को वो ये बता रहे हैं ये, और लाल बिंदु से इसको चिन्हित कर रहे हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आर्यव्रत में तो वो जीतने के बाद अपने राज्य में उनको मिला ले रहे हैं, लेकिन दक्षिणापथ जो है उसके जो 12 शासक हैं उनको क्या कर रहे हैं? वो दोबारा से शासन करने की अनुमति दे रहे हैं। इसका मतलब उनको शासन में अपने राज्य में नहीं मिलाया। ठीक है, तीसरा आते हैं, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये देख लीजिए, ये जो एरिया है ये वाला, ये पूरा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद वह जो इलाके हैं उनको नीले रंग से रंगा जा रहा है। संभवतः यह कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे किया। तो इनके साम्राज्य को हम ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया बोल रहे हैं और ये श्रीलंका वाला एरिया। तो विभिन्न तरह से इनकी जो कूटनीति है वो एरिया वाइज अलग अलग है और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ पे हम सिक्के देख लेते हैं। ये एक सिक्का है समुद्रगुप्त का, ये दूसरा। एक में क्या है? वीणा बजाते हुए उनको दिखाया जा रहा है उनके सिक्के पे। इसमें आपको देख लीजिएगा वंशावलियां। अब वंशावलियों के बारे में बता रहे हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में जानकारी। मतलब ये जो वंशावलियां, ये प्रशस्तियां क्या करती हैं? उनके जो खानदान होता है, उनकी जो वंश होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके बारे में भी ये प्रशस्तियां बताती हैं। उनके गुणों के साथ साथ उनके वंश के बारे में भी चर्चा करती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गढ़ की थी। अब उनके माता के बारे में बताया जा रहा है, उनकी माता का नाम और
वो लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो गुप्त वंश के शासक हैं वो कई उपाधियों को धारण करते हैं, और उसमें एक का उदाहरण भी दिया जा रहा है, जैसे कि महाराजाधिराज। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की जो सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को भी पराजित किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इसकी जानकारी हमें आगे और मिलेगी। अब गुप्त वंश के शासकों के बाद दूसरे शासक के बारे में यहाँ पे दिया गया है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों में पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ये देखिए, यहाँ पे हमको प्रशस्ति से पता चल रहा है और वंशावलियों के से पता चल रहा है, और क्या किससे पता चल रहा है, जीवनी किससे भी पता चल रहा है शासकों के बारे में, ये जो समय है उसमें। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे। उन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके कवि का क्या नाम है यहाँ पे, बाणभट्ट। उन्होंने भी क्या किया है, संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित में उनकी जीवनी लिखी है। इस फैक्ट को हम याद रखेंगे। जो पहले ऊपर भी जो फैक्ट दिए हैं उनको भी याद रखना है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। मतलब हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे उनके बारे में बताया जा रहा है और फिर इनके राजा बनने तक का वर्णन किया जा रहा है। चीनी यात्री जो थे, ऊपर हम जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, ह्वेन-त्सांग, जिनके बारे में अध्याय 10 में पढ़ा है, काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हर्ष के दरबार में कौन चीनी यात्री काफ़ी समय तक रुका था, वो कौन थे, ह्वेन-त्सांग। और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद वह थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण किया। तो ये कुछ जानकारी दी जा रही है कि वो थानेसर है जो एक जगह, हमने मैप में उसको देखा है, आप देख लीजिएगा। और उनके बहनोई जो कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उनको मार दिया, उनके बहनोई को, तो हर्ष ने क्या किया कि कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण किया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पे नहीं मिली। पूर्व में मतलब इनको सफलता तो मिल गई, जैसे मगध पे इन्होंने विजय हासिल कर ली, बंगाल को अपने उसमें मिला लिया, लेकिन अन्य और जो स्थान थे वहाँ पे नहीं मिले। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। यहाँ तक तो उन्हें विजय हासिल की, लेकिन जैसे ही वो नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़े, वहाँ पे उनको राजनीतिक सफलताएं नहीं मिली। अब यहाँ पे हम जो अगला हेडलाइन है उसको पढ़ते हैं, पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। यहाँ फिर से हम आगे प्रशस्तियों के बारे में पढ़ने के लिए। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या है,
कांचीपुरम, उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक उनका फैला हुआ था। पल्लव कहाँ शासन करते थे? कांचीपुरम उनकी जो राजधानी थी, वहां से लेके कावेरी नदी का जो डेल्टा था वहां तक। जबकि चालुक्यों की जो थी, उनका एरिया कौन सा था? वो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। तो ये हम उनके क्षेत्र को याद रखेंगे। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। इसको भी याद रखेंगे। यह एक व्यापारिक केंद्र था जो धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र बन गया। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो कि एक समृद्ध शहर थे। पल्लव और चालुक्य शासक लगातार एक दूसरे पे आक्रमण करते रहे, और एक दूसरे पे लगातार आक्रमण करने से क्या हुआ कि उनको लगातार उनके संसाधन क्षीण होते गए, वो लगातार कमज़ोर होते गए, और आखिरी में दोनों ही राज्य बहुत ही कमज़ोर हो गए। इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया? रवि कीर्ति किसके कवि, दरबारी कवि हैं? पुलकेशिन द्वितीय के। और इन्होंने जो प्रशस्तियाँ लिखी हैं, उससे हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, प्रशस्तियों में हमने एक चीज़ तो देखी ली अभी तक कि अगर प्रशस्तियों के बारे में कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें हम यह स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि वंशावलियों का उल्लेख किया ही गया है। मतलब जो उनके जो पूर्वज थे, उनके पहले की जो पीढ़ियां थी, उनके बारे में इसमें लिखा जाता था। उनके गुणों को तो बताया जाता था, उनका गुणगान तो किया ही जाता था, साथ साथ पूर्वजों के बारे में बताया जाता था। ये देखिए जैसे कि लिखा भी है, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को उनके चाचा से राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्हें पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। कहाँ कहाँ उन्होंने? पूर्व पश्चिम दोनों समुद्र तटीय जो इलाके थे उन पे उन्होंने अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष के बारे में भी पढ़ा हमने ना, वो नर्मदा नदी पार करके दक्कन की तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनको रोक दिया गया पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा, मतलब वो आनंदित नहीं रहे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। उन्होंने किसके ऊपर आक्रमण किया? पल्लव राजा के ऊपर भी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए और पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। देखिए वही होता है ना कि आप लगातार युद्धों में अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके संसाधन कहीं ना कहीं नष्ट होते रहेंगे, आपके जो सेना है वो नष्ट होती रहेगी। और उसी का फायदा उठाया राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इनके साम्राज्य को समाप्त करके। अब ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी हेडिंग आ रही है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी जो शब्दावलियाँ हैं उन पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अब इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कुछ इसमें नए परिवर्तन आ रहे हैं, और अगर वो नए परिवर्तन प्रशासन में आ रहे हैं तो वो क्या क्या है। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण रहा। भूमि कर हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो सबसे अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि में ही जुटी रहती है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी वहीं से आता है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे। प्राथमिक इकाई कौन थे? गांव। धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई नए कदम उठाए। देखिए नए कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद
आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पद जो है वो आनुवांशिक हो रहे हैं। सेकंड में आते हैं, और एक यहाँ पे देखिए टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, महादंड नायक, ये कौन है, मुख्य न्याय अधिकारी। इस फैक्ट को कहीं लिख लीजिएगा अपने नोट्स में याद रखने के लिए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे। एक ही व्यक्ति अब क्या है, कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन महादंड नायक तो थे ही, साथ साथ क्या थे वो, कुमारमात्य। कुमारमात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और तथा एक संधि विग्रह भी थे। संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। ये देखिए 3 जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको ये एक साथ धारण कर रहे थे। फिर आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी कौन होते थे, मुख्य बैंकर। नई टर्मिनोलॉजी मिल गई ना, इसको भी याद रखना है। शहर का व्यापारी, सार्थवाहक, कई बार एग्जाम में पूछी गई है टर्मिनोलॉजी, यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। सार्थवाहक कौन है, व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक कौन है, मुख्य शिल्पकार। एक ही जगह आपको देखिए कितनी सारी टर्मिनोलॉजी मिल रही है। फिर कायस्थ, ये कौन है, लिप्को के प्रधान। यहां पे हमको प्रशासनिक संरचना के बारे में पता चल रहा है और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पता चल रहा है, तो इसको याद रखेंगे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इसमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। अभी भी उनके पास क्या था, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित जो सेना थी उसको रख रहे थे। इसमें क्या, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही, ये सब होते थे। और क्या होते, साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं प्राप्त होता था, इनको नियमित वेतन नहीं मिलता था। इसके बदले क्या था, इनको भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वह एक सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इनको क्या, यही क्या बने, हम आगे चल के सामंतवादी व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। और जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब ये क्या बता रहे हैं कि एक सुसंगठित सेना तो थी ही, लेकिन साथ साथ क्या है, कुछ सेना नायक भी रखे गए और इन सेना नायक को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इनको दिए गए भूमि दान, मतलब एक भूमि का बड़ा हिस्सा इनको दे दिया जाता था। उस भूमि के हिस्से से क्या करते थे, ये टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूलने के बाद क्या करते थे, एक सेना रखते थे, वहाँ उसमें घोड़े होते थे। साथ साथ क्या करते थे, ये युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और जब भी राजा को आवश्यकता पड़ती थी तो वो सेना को ले आके युद्ध लड़ते थे। तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी तक आप देख रहे हैं कि एक सुसंगठित पूरी सेना होती थी, वो पूरी तरह से एक राजा की सेना होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सामंत की भी एक सेना हो रही है। और ये जब शासक दुर्बल हो जाते थे अपने आप को स्वतंत्र करने का भी प्रयास करते थे। अब नेक्स्ट हेडलाइन, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे।
ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का कार्य करते थे। समझ गए आप? जो स्थानीय सभा होती थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन था जिसको सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के माध्यम से क्या करते थे? सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े काम, मतलब जो भी स्थानीय काम थे वो ये सभाएं करती थी। ये ब्राह्मण भूस्वामियों इसमें सम्मिलित होते थे, इसीलिए इनको सभा बोला जाता था। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होती थी। यहाँ पे हमको टर्मिनोलॉजी मिल गई एक और, इसको भी याद रखिएगा। जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे वहाँ की जो सभा होती थी, ग्राम सभा, उसको क्या बोलते थे? उर। नगरम व्यापारियों का संगठन था, इसको भी याद रखना है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक चलती रहीं। यहाँ हमको बहुत सारे जो प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में पता चल रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। उस जमाने के अब आम लोगों के बारे में बताया जा रहा है। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमको उस समय में क्या है, नाटकों से पता चल रही है। इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने क्या बोला है? कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलते थे। तो यहाँ से हमको एक विभाजन दिखाई दे रहा है। क्या विभाजन? कि जो ब्राह्मण थे और राजा थे वो संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन जो आम जन थे और स्त्रियां थी वो प्राकृत भाषा को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सामाजिक विभाजन के बारे में हमको पता चलता है। उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती से प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इससे क्या है, इस नाटक से हमको आम जन के बारे में पता चल रहा है। कैसे? एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। वह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट दी थी। दुर्घटनावश वह क्या, मछली उस अंगूठी को निगल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी ने भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसे शराब खाने लेकर चले गए। तो ये देखिए उस वक्त क्या हो रहा है कि आमजन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। करप्शन एक तरह से फैला हुआ था, उसके बारे में बताया जा रहा है। और जो चीनी यात्री है फासियान, उसने भी कुछ बातें बताई हैं, उनको भी देख लेते हैं। फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वह लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो ये देखिए एक ऐसा वर्ग भी हो गया था जिसको अछूत माना जा रहा था इस समय में। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा, यहाँ पर जो बाणभट्ट है राजा की जो सेना है उसका एक सचित्रण कर रहे हैं, सजीव सचित्रण, उसके बारे में लिखा जा रहा है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब को क्या बोल रहे हैं, सोने का पायदान, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें
ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए लोग चलते थे। रास्ते पर पड़ने वाले गांवों के लोग इनका सत्कार करना पड़ता था। इनका वो कैसे? दही, गुड़, फूलों का के रूप में उपहार देकर जानवरों को चारा भी देते थे ये लोग। वे राजा से भी मिलना चाहते थे, क्योंकि उनसे अगर मुलाकात हो जाती तो वो कुछ अपने शिकायत या अनुरोध भी उनके सामने कर सकते थे। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़कर जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त से डूब जाती थी। तो इस तरह से इसका चित्रण किया गया है। यहाँ पे हमको गांव के बारे में पता चल रहा है और राजा की सेना जब चलती थी तो क्या प्रभाव पड़ता था उसके बारे में बाण भट्ट वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अन्यत्र में। मानचित्र में आप अरब देश को ढूंढिएगा, वहाँ आपने ऊपर देखा ही होगा। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहे हैं। अरब जो है यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा है मरुभूमि होने के बाद भी। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब व्यापारियों और नाविकों ने क्या किया है? भारत और यूरोप के बीच हमेशा व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले अन्य लोग में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। बेदुइन को याद रखिएगा, कौन होते थे? घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का अंश दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया। यहाँ पे अन्यत्र में ये कुछ बातें लिखी हुई थी। उसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली, उपयोगी शब्द, इनको देख लीजिएगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अभी इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं।